सेक्टर के बारे में बताया था कि भारत की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अपने हेरिटेज, अपने कल्चर को दिखा के रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और एक अच्छा खासा एक चंक रिसोर्स होता है, बड़ा रिसोर्स होता है ये कि आप सरकारें अपनी इनकम बढ़ाती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिनके पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, किसी तरह की कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी किस पर डिपेंड होती है? टूरिज्म पर। रिसेंट एग्जांपल देखो, श्रीलंका को देख लो या आप देख लो मालदीव्स को देख लो, जितने तटीय एरिया हैं जो उनके पास अपना नेचुरल रिसोर्स नहीं। तो एक सबसे बड़ा ये है कि अगर एक व्यक्ति जब कहीं बाहर से या हम बाहर से जाते हैं तो केवल आप पैसे ही नहीं खर्च करते, उसके साथ साथ उस इकोनॉमी में तमाम तरह के कंट्रीब्यूशन और करते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि मैक्सिमम जो हमारी रेवेन्यू है, जो पैसा है वो बढ़े। वो अगर हम रेवेन्यू के थ्रू बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म के थ्रू बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिच है, जो कल्चर है बड़ा रिच है, हेरिटेज साइट्स बहुत है, बहुत मंदिर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम पैसे बना सकते हैं। तो अब जरा देखिए पर्यटन के बारे में, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको केवल अर्थ की बात बताऊंगा कि पैसा कहां से कैसे कैसे मैनेज करती है सरकारें और कैसे इंपॉर्टेंट। लिखिए पर्यटन के बारे में लिखिए। भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना, भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में, एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में, एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई के रूप में, 1 अक्टूबर 1966 के रूप में पॉइंट लिखना है। पॉइंट मैं सारी भी आपको पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगा ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने पर। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है। विश्व निर्यात में पर्यटन का हिस्सा, विश्व निर्यात में पर्यटन का हिस्सा 2019 में 10.3%, 10.3%, 2019 में 10.3%, तथा वैश्विक रोजगार 333 मिलियन है, तथा वैश्विक रोजगार 333 मिलियन है। 333 मिलियन को अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? करीब 33 करोड़ 30 लाख। बिल्कुल। पर्यटन विभाग को, नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन विभाग को 23 मई 1998 को एक स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। एक स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया जिसका नाम अब स्वतंत्र पर्यटन मंत्रालय है, जिसका नाम अब पर्यटन मंत्रालय है। पर्यटन मंत्री भी होते हैं, पहले स्वतंत्र नहीं था, नॉर्मली किसी के अंदर इसको एडजस्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विश्व को 180 से अधिक, विश्व के 180 देशों से अधिक आने वाले पर्यटकों को
विश्व के 180 देशों से आने वाले पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक देशाटन प्राधिकृति की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक देशाटन प्राधिकृति की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इस योजना के तहत भारत आने वाले पर्यटक अपने देश निवास स्थल इसके तहत भारत आने वाले पर्यटक अपने देश निवास अपने देश से भी वीजा का आवेदन कर सकेंगे। जिस पर भारत सरकार के उच्चायोग या जिसको आप दूतावास बोलते हैं 5 दिन के भीतर ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करें। ये आप लोगों ने पासपोर्ट और वीजा का नाम सुना है? क्या होता है ये? कभी गलती से। हाँ, बताइए। पासपोर्ट मतलब किसी देश के द्वारा परमिशन दी जाती है, बनाया जाता है आईडी का, मतलब देश का, और वीजा होता है किसी देश के लिए निश्चित सीमा के लिए दिया जाता है। अच्छा सर, वही आईडी होता है, उसको जब वो प्रमाणित कर दिया जाता है तब वो पासपोर्ट एक कैसे हो सकता है, वीजा एक कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा। पासपोर्ट है क्या? इंडिया का होता है, हर देश का अपना होता है, वीजा दूसरे देश के द्वारा दिया जाता है। इसको और रिफाइन शब्दों पासपोर्ट आपका आइडेंटिटी पहचान पत्र है, और वीजा का मतलब है कि हम इतने दिन में आ रहे हैं, तो वो देश क्या करता है? वीजा देता है। कई देशों में वीजा नहीं लगता है। जिन देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं वो कहते हैं आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप पासपोर्ट लेके एंट्री कर लीजिए। कुछ देश वीजा ऑन अराइवल देते हैं कि आप हमारी जब सीमा में एंट्री करेंगे, जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे उसी समय हम आपको वीजा दे देंगे। कुछ देश ऐसे हैं जिनको वीजा लेने के लिए लंबे 2-3 महीने लाइन जैसे ऑनलाइन आपको वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां की डिमांड अधिक है। चलिए देखिए आगे। भारत की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 5.8% है। भारत की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 5.8। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में घरेलू पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन, घरेलू मतलब देश के अंदर घरेलू पर्यटकों के सर्वाधिक आगमन करीब 14 करोड़ तमिलनाडु में हुआ। सर्वाधिक आगमन तमिलनाडु में करीब 14 करोड़ हुआ। नेक्स्ट देखिए, 2021 के दौरान विदेशी पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में रही। 2021 के दौरान विदेशी पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में रही। महाराष्ट्र में क्यों है, जरा मुझे बताओ। क्योंकि एक तो रीजन है इकोनॉमिक, वहाँ पर कोस्टल रीजन है, दूसरी चीज है
वहाँ इंडस्ट्री भी है, फिल्म इंडस्ट्री, इकोनॉमी। जी, फिल्म उद्योग है बेसिकली, ये सबसे ज्यादा कारण है। आर्थिक कैपिटल भारत की कौन सी है? यही है मुंबई। सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश। लेकिन हम उत्तर प्रदेश हो गए अभी जीडीपी हो जाए आर्थिक पैदावार मुंबई के बाद दिल्ली होगी। दिल्ली सबसे ज्यादा दिल्ली नहीं, ये मुझे डाउट है। नहीं अभी अपडेट आया था ना, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। नहीं, आप दूसरा कुछ डेटा होगा जीडीपी में योगदान है राज्यों का। नहीं, अभी डाउन है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु साउथर्न के स्टेट में अच्छा घाटा है। लेकिन नेक्स्ट भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में अधिकांश पश्चिमी यूरोप, उसके आगे लिखा है 31%, उत्तरी अमेरिका 18%, व दक्षिण एशिया 27.4% आते हैं। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में अधिकांश पश्चिमी यूरोप 31%, उत्तरी अमेरिका 18% तथा दक्षिण एशिया 27.4% आते हैं। नेक्स्ट, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की गई है। वीजा ऑन अराइवल का क्या मतलब हुआ? आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे और आपको उसी समय वीजा मिल जाएगा। क्या बात है बेटा, नहीं लिख पाया? देखो, देश में पर्यटन को क्या था? देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की गई। वीजा ऑन अराइवल, वर्ष 2018 में $28.9 बिलियन की तुलना में वर्ष 2018 में $28.9 बिलियन की तुलना में 2028 तक भारतीय पर्यटन और निर्यात के रूप में $50.9 बिलियन, $50.9 बिलियन आने की उम्मीद है। दो हजार अट्ठाईस तक यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। पर्यटन, नेक्स्ट गो, पर्यटन क्षेत्र में लगभग 20 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। पर्यटन क्षेत्र में लगभग 20 मिलियन लोगों को देश में प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। नेक्स्ट लिखो, होटलों के निर्माण करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को होटलों के निर्माण करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 100% की अनुमति प्रदान की गई है। होटलों का निर्माण करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 100% करने की अनुमति प्रदान की गई। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर निवेश करना चाहता है, होटल इंडस्ट्री में निवेश करना चाहता है, तो उसको सरकार से नॉर्मल परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेना है और वो वहां पर अपने पूरे पैसे लगा के होटल का निर्माण कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, जब अयोध्या में राम मंदिर बना
तो उसके आसपास इतना ज्यादा एक बड़ा कॉरिडोर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बड़ा विकसित हुआ कि आसपास में होटल इंडस्ट्री सबसे पहले अपना काम किया, अपना क्या किया, होटल खोलना शुरू कर दी और अचानक से जमीन के रेट बहुत तेजी से बढ़े। तो होटल इंडस्ट्री को उनको पता है कि आएंगे विदेशी टूरिस्ट आएंगे, वहां पर वो भी बना एयरपोर्ट भी बना कि जो व्यक्ति आना चाहता है वो डायरेक्ट यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ताकि जो भी व्यक्ति आना चाहे डायरेक्ट आया उसमें एंट्री कर सकता है। और यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति आएगा तो उसके लिए होटल की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, इसलिए पूरे जो सिस्टम में उन्होंने होटल की सुविधा बहुत बड़ा कर दिया। उसमें आपको हर तरीके के होटल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, दिल्ली, आगरा और जयपुर की तर्ज पर, दिल्ली, आगरा व जयपुर की तर्ज पर चेन्नई, बेंगलोर व त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलोर व त्रिवेंद्रम को पर्यटन की दृष्टि से गोल्डन ट्रायंगल के रूप में विकसित करने का सुझाव केंद्र के पास है। अभी बना नहीं है, इसका सोचा गोल्डन ट्रायंगल बनाया जाए, के रूप में विकसित करने का विचार केंद्र सरकार के पास है। सरकार ने नई पर्यटन पॉलिसी 2002 में लॉन्च की थी या शुरुआत की थी। सरकार ने नई पर्यटन नीति 2002 में शुरुआत की थी। 2002 में शुरुआत की। अब हेडिंग डालिए, पर्यटन की स्थिति एवं संभावनाएं। भारत में पर्यटन की स्थिति व संभावनाएं। मुझे बताइए कि अगर पर्यटन डेवलप होता है तो क्या क्या चीजें बढ़ती हैं, उस परिक्षेत्र में कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं। मैं कहूं कि मैंने बहुत बढ़िया सुंदर सा मंदिर बनवा दिया है या एक हेरिटेज साइट है, उसके आसपास में कितनी चीजें डेवलप होती हैं, जरा मुझे एक आइडिया दीजिए। होटल और रेस्टोरेंट रखने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं होंगी। जरा मुझे एक आउटलाइन दीजिए। आपने कहा रेस्टोरेंट, यात्रा संचालन के लिए ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल ठीक है हो गया, रेस्टोरेंट में होटल आ गया, स्कूल भी होंगे वहां पर। चलिए गाइड की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, गाइड की जो आपको बताता है बेसिकली बताता है। और क्या चीजें होती हैं? और प्रसाद वाली दुकानें ना, दुकानें होती हैं। चलो शॉप्स हो गई, लोकल शॉप्स हो गई, बिल्कुल रोड हो बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हाँ, लाइट की इलेक्ट्रिसिटी होगी। और क्या होगा? और पेयजल की मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। मार्केट बनेगा। अच्छा ठीक है, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी? पेयजल मतलब पीने वाला पानी हो। हॉस्पिटल भी होगा। आपने क्या किया बेटा? पेयजल मतलब पानी पीने वाला। पेयजल, अच्छा वाटर एंड सैनिटेशन। टूरिज्म में इतनी चीजें रिलेटेड है और ये तो मैं केवल आधा बता रहा हूँ, अभी इससे क्या दुगना चीजें रिलेटेड। तो जो व्यक्ति जिस पोजीशन में लगा होगा उसको उसमें रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, डायरेक्ट रोजगार मिलेगा इसके थ्रू। तो इंटेंशन क्या है कि हम सरकार, क्योंकि सरकार, मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूँ कि सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं वो सारे लोगों को रोजगार दे पाए। तो सरकार ये कह सकती है कि हम सुविधाएं बना सकते हैं और संरचना बना सकते हैं ताकि और लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 3 करोड़ लोगों के पास डायरेक्ट रोजगार है, परमानेंट नेचर, जिसको सरकार के थ्रू बोला और प्राइवेट सेक्टर परमानेंट नेचर का। बाकी जो मैक्सिमम की मेजोरिटी वो लगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो सरकार का इंटेंशन है कि हमारे पास एक लिमिटेशंस है, हम उतना नहीं दे सकते, लेकिन हम
ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं, पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए देखिए कि अगर 2014 के बाद से जितने हेरिटेज साइट हैं, सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया। मेरा अपना एक सुझाव ये कहता है कि आप कहीं मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा कहीं भी जाते हो, तो आप दर्शन करते हो, टच करके चले आते हो। मुझे लगता है सरकार का तरीका, और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। आपने वो सुना है वो जो एक चश्मा टाइप में पहन के, और आप लोग 3D जो आप लोग पहनते हैं वैसे, तो आप ऐसा शुरुआत कर सकते हो कि चश्मा पहना, तो अगर मुझे काशी के दर्शन करना है तो क्यों मैं हरदोई में बैठे बैठे दर्शन कर सकता हूँ। मुझे लगता है हम कर सकते हैं आपके साथ 3D, और वो लाइव चले। ऐसा ना वो सिस्टम चले कि वो केवल फोटो दिखा दे, वीडियो जो था ना, वो लाइव चले, वहां से कैमरा अटैच हो, इतने लोग पूरे भारत से जुड़ जाए, आपको टच ही तो करना, स्पर्श ही तो करना है बेसिकली, तो आप वो 3D में पूरा महसूस कर सकें। तो ऐसा सुझाव हम कर सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि घर बैठे बैठे आपको किसी मंदिर का प्रसाद भी लेना है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रसाद भी मंगा सकते हैं। सरकार ने ये भी सुविधा दे दी है, और जो उसका डिलीवरी चार्जेस होगी वो कस्टमर को बियर करना होगा। सरकार ने स्कीम शुरू कर दी है कि आपको प्रसाद लेना है, आपको दर्शन करना है, आप बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे आप पूरा दर्शन कर लेंगे। प्रसाद खाना है, प्रसाद मंगा लेंगे। इंटेंशन क्लियर, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो डिलीवरी, जैसे आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर को कोई सामान करते हैं, तो डिलीवरी वालों को क्या रहता है, उनका सिस्टम बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से चलता। अगर लिखिए इसमें भारत में पर्यटन की स्थिति व संभावनाओं में लिखिए, पहला लिखिए विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन की यात्रा एवं विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बढ़कर 39 हो गई। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बढ़कर 39 हो गई है। और पर्यटन क्षेत्र जो मैंने अभी लिखाया था 3 समथिंग, अब वो बढ़ के कितना हो गया है 7%। कि जीडीपी का कितना परसेंट योगदान दे रहा है 7%। जब कभी पर्यटन का ऐसा कुछ मीन्स में लिखने को आता, आप बता सकते हैं 2019-21 की स्थिति ऐसी थी, 2024 में स्थिति ये हो गई। सरकार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक चीज है कि पर्यटन को कोशिश की है कि आप और कनेक्टिविटी बढ़ाइए, और इसमें उन्होंने खर्चा भी खूब किया है। आप सोचो कि संगम कुंभ मेला होने जा रहा है, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार दोनों ने अपने बजट एलोकेशन काफी बढ़ा चढ़ा दिया, बहुत ज्यादा किया। एक बात, दूसरी बात, जितने बड़े इनके, जैसे कि हिंदुओं में आस्था है ये धामों की आवश्यकता, वही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, धाम बना दिया, अयोध्या धाम बना दिया, इसी के तर्ज पे मथुरा में पहले तक कोशिश करें इसको धाम बना दिया। वो करेंगे क्या, बेसिकली जो पुराने चीजें होंगी, गलियारे, हम उसको बड़े करेंगे, चौड़े करेंगे, और वो उसको डायरेक्ट जो लोग पहले जितने भी दुकानें शॉप्स होगी वो रजिस्टर्ड होंगे, तो कहने का मतलब धाम बना देंगे कि आस्था, हमारी आस्था है, और आप जाएंगे तो सरकार के सीधे सीधे इसके रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। भारत में तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं 12। नेक्स्ट लिखिए, अप्रैल 2000 तथा और दिसंबर 2030 की अवधि में, अप्रैल 2000 मतलब सन के बाद, अप्रैल 2000 दिसंबर 2030 की अवधि में होटल एवं पर्यटन उद्योग ने संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह, संचयी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश जिसको आप कहते हैं, संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह, संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 17.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर था। 17.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर था।
जो विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए, जो विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए एफडीआई प्रवाह का 2.7% था। प्रवाह का 2.57% था। नेक्स्ट लिखिए, पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग के विकास पर, पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग के विकास पर आतिथ्य अतिथि लिख लो या आतिथ्य लिख लो। आतिथ्य उद्योग के विकास पर इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF इसको बोलते हैं, IBEF के अनुसार यात्रा और पर्यटन भारत में दो सबसे बड़े उद्योग हैं। यात्रा एवं पर्यटन दो सबसे बड़े उद्योग हैं जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में यानी GDP में, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। अगर आपको पर्यटन से रेवेन्यू कमाना है तो आपको अपने देश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप भले अमेरिका नहीं गए हों लेकिन या यूरोपियन कंट्रीज नहीं गए, मैं आपसे पूछूं अमेरिका कैसा लगता है आपको, तो आपकी इमेज क्या होगी? बहुत अच्छा है, हमको जाना चाहिए, अगर मौका मिलना तो जाना चाहिए। तो अगर आप अपनी कंट्री को एज अ ब्रांड प्रमोट करेंगे तो इन चीजों को बहुत तेजी से विकास होगा। हमने पुराना सिस्टम क्या है, वसूल तो है, फोटो कम, यही तो क्या है बेसिकली, अपना आपको कल्चर दिखाया कि हम भारत के लोग हैं कैसे। तो जब आप ऐसे से मोदी जी कहीं भी जाएंगे तो सीधे सीधे बोलते हैं हम अतिथियों का स्वागत, हमारे अतिथि भगवान के रूप में, अतिथि देवो भव। ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि आप अपने देश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करें। आप एक्टर्स को देखते हो, आप एक्ट्रेसेस को देखते हैं, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है। अगर शाहरुख खान ने पेप्सी पी लिया या थम्स अप पी लिया तो आपको लगता है बहुत अच्छा होगा। वो अच्छा है नहीं, डजंट मैटर। देश में तमाम कमियां हो सकती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने देश को प्रमोट करते हैं ब्रांड के रूप में, ताकि आपके मन में एक लालसा उत्पन्न हो और आप वहां खुद एक बार आएंगे तो हमसे $1 लाख 2 लाख रुपए तो खर्च करेंगे ही करेंगे। कोई भी विदेशी नागरिक आएगा तो उनके लिए डॉलर में जब रुपया कंपैरिजन होगा तो उनके लिए तो $100 $1000 कुछ नहीं, आपके लिए बड़ा अमाउंट है। क्योंकि $1000 अगर वो खर्चा करते हैं एक तरीके यहाँ पर 80,000 रुपए का उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा, इस्तेमाल किया। तो सरकार ये कोशिश करती है कि विदेशी अमेरिकी यूरोपियन कंट्रीज ये आए और अपने साथ, क्योंकि जब ये आएंगे यहाँ पे तो डॉलर आएगा, पाउंड आएगा, येन आएगा, तमाम तरह की विदेशी करेंसी आपके यहाँ डायरेक्टली रूप से बढ़ेगी। नेक्स्ट लिखिए, यात्रा और पर्यटन ने, नेक्स्ट पॉइंट, यात्रा और पर्यटन ने 32.1 मिलियन रोजगार सृजित किया है। यात्रा और पर्यटन ने 32.1 मिलियन रोजगार सृजित किया है, जो कि 2021 में कुल रोजगार का 6.9%, जो कि वर्ष 2021 में कुल रोजगार का 6.9%। कोरोना के समय सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला कौन सा उद्योग?
पर्यटन सबसे ज्यादा फेस किया। नेक्स्ट लिखिए, अभी मैंने एक शब्द लिखा है आतिथ्य उद्योग। आतिथ्य उद्योग में कौन कौन से आते हैं लिखो। आतिथ्य उद्योग होटल, इन ब्रैकेट लिखिएगा, होटल, रेस्तरां, ट्रैवल एजेंसियां। इसको क्या पढ़ा जाता है? रेस्टोरेंट, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेस्टोरेंट। ये गलत शब्द है, इसको आपको पढ़ना है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, तो ये इस्तेमाल करने का तरीका, लेकिन सही जो शब्द है वो है रेस्टोरेंट। देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, उसी में आतिथ्य उद्योग, होटल, रेस्तरां और ट्रैवल एजेंसियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, घरेलू पर्यटन इस उद्योग के लिए प्रेरक शक्ति रहा है। घरेलू पर्यटन इस उद्योग के लिए प्रेरक शक्ति रहा है। घरेलू पर्यटन क्या होता है? घर के देश के अंदर जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप साउथ में जा रहे हैं, आप केरल जा रहे हैं, आप गुजरात जा रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, एक देश के भीतर बात जो लोग एक दूसरे से जा रहे हैं उसकी बात देखिए। जहां वर्ष 2019 में 1.8 बिलियन थे। फिर से, अच्छा, घरेलू पर्यटन इस उद्योग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहा है। जहां वर्ष 2019 में 1.8 बिलियन से अधिक घरेलू पर्यटकों ने यात्रा की। घरेलू पर्यटन इस उद्योग के लिए प्रेरक शक्ति रहा है। जहां वर्ष 2019 में 1.8 बिलियन से अधिक घरेलू पर्यटकों ने यात्रा की। डेटा लिखिए, पर्यटन मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 में डेटा था 1.8 बिलियन। उसमें पर्यटन मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या संख्या 10, 163। हालांकि इसका बहुत मैटर नहीं है, लेकिन आप लिख लो रही 10 दिसंबर की डेटा। नेक्स्ट लिखिए, लोकप्रिय गंतव्यों में भारत में लोग क्या क्या देखने आते थे, मुझे बताइए। फॉरेन होने के नाते क्या क्या देखने आते? मंदिर पहले नंबर देखने आते हैं आगरा का ताजमहल। क्यों? क्योंकि 7 अजूबों में से एक है। देखिए, लोकप्रिय गंतव्यों में आगरा का ताजमहल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, गोवा के समुद्र तट, उसमें क्या देखना है? अरे भाई, गोवा में तटीय क्षेत्र है भाई, घूमने टहलने आते हैं। और क्या, तुम लोग कहे गोवा जाते हो? हम कभी गए ही नहीं, तभी तो जाओगे तब ना मालूम चलेगा। बता दो कुछ और, ऐसा तो हो जाएगा। नहीं, मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ, अब देखते हैं।
मौका मिलेगा जाऊंगा। कॉमा केरल के बैक वाटर लक्षद्वीप अच्छी जगह जाने के लिए। केरल के बैक वाटर हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के हिल स्टेशन शामिल हैं और हिमाचल एवं उत्तराखंड के हिल स्टेशन शामिल है। हिमाचल प्रदेश में शिमला है और उत्तराखंड में मसूरी है, जैसे हिल स्टेशन है, बेसिकली मनाली है हिमाचल में। अब अगली हेडिंग नीचे से एक शब्द लिखिए, संभावनाएं या क्षमता। संभावनाएं क्या क्या है? देश की लंबी तटी हमारी तटरेखा कितनी है? 1500। मैंने लिखाया था यार, 1516। कितना? 7516। 75-16 या 75-17 घंटे? वो वो पॉइंट के लिए हम 17 मान लेते हैं बेसिकली। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 75-16 या 75-17? 75-16 समथिंग है, आप 17 भी बोल दो, कहीं 16 भी लिखा। देश की लंबी तटी तटरेखा विभिन्न आकर्षक समुद्र तटों से संपन्न है। वित्तीय वर्ष 2027 तक भारत में यात्रा बाजार के 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यात्रा बाजार में 125 अमेरिकी बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2028 तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या 30.5 मिलियन पहुंचने की उम्मीद है। 30.5 मिलियन पहुंचने की उम्मीद है। अगला देखिए, वर्ष 2029 तक इस क्षेत्र में लगभग 53 मिलियन रोजगार सृजित होने की संभावनाएं हैं। वर्ष 2029 तक इस क्षेत्र में लगभग 53 मिलियन रोजगार अवसर सृजित होने की संभावनाएं हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इस उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद तो जीडीपी में इस उद्योग का प्रत्यक्ष योगदान वर्ष 2019 से 2030 के बीच 7 से 9% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करेगा। 7 से 9% वार्षिक दर की वृद्धि दर्ज करेगा, ऐसा अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में यात्रा बाजार वित्त वर्ष 2020 में अनुमानित
वित्त वर्ष 2020 में अनुमानित 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2027 तक से बढ़कर वर्ष 2027 तक 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, 125 अमेरिकी बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारतीय एयरलाइंस यात्रा बाजार के लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान किया गया। ये होने का अनुमान किया गया जो एयरपोर्ट अवसंरचना में सुधार और पासपोर्ट तक बढ़ती पहुंच के कारण वित्त वर्ष 2027 में दोगुना हो सकता है। पहुंच के कारण वर्ष 2027 तक दोगुना हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा हो गया क्या भाई? ये इसमें डेटा ही है, मैं भी थोड़ा सा वो हूँ, लेकिन क्या करूँ, लिखाना पड़ेगा मुझको, मेरी मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां मेरी भी है, नहीं मैं लिखाता नहीं है आपको, क्योंकि ये डेटा ऐसा है कि आपको लिखाना ही पड़ेगा और इसका कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको कहानी से सुना दूंगा, कोई मीनिंग नहीं है। ऐसी मजबूरियां अच्छी होती है आगे फ्यूचर। तो अगर तुम लोग खुश हो तो मुझे क्या दिक्कत है भाई? मुझे तुम लोग को मुंह से लगता है, जब देखो आपके फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ, इसलिए मैं फिर बाद में इधर आ जाता हूँ आपको बताना। अगर तुम लोग ठीक दिख रहे हो तो मैं लिखाता रहता हूँ, और जहां तुम लोग का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा तो मुझे लगता है नहीं अब इधर आके थोड़ा सा ठोक होता है। लिखो एक पॉइंट और आगे, भारतीय होटल बाजार के वित्त वर्ष 2020 में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान किया गया। 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के होने का अनुमान किया गया। $32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के होने का अनुमान किया गया, जो कि 2027 तक 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि 2027 में 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ये अनुमान क्यों किए जाते हैं? जरा सोचिए कि हम अनुमान क्यों लगाए जाते हैं? सुधार के लिए और भी बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। चलो एक बात तो ये होगी, ये अनुमान इसलिए भी लगाए जाते हैं, जो भी इंडस्ट्री है, उद्योगपति हैं, बाहरी जो हैं, वो देखें कि देश का सिचुएशन चल कैसी रही, ताकि वो एफडीआई इन्वेस्ट करें इस देश में। इसीलिए अपनी एक अच्छी पिक्चर दूसरों के सामने आपको दिखाना पड़ता है। आपके घर में मेहमान आने वाले तो आप क्या करते हैं? साफ सफाई करना शुरू करते हैं, चाय पानी की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। क्यों कि आए हमारे घर भाई कोई पियो के जाए, ये ना कहे कि इसका घर कितना अच्छा गंदा है, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। तो इसीलिए क्या जाता है कि भैया अभी हम अच्छी पिक्चर दिखाएं। कुंभ का सरकार ने इस बार
बहुत तेजी से प्रचार किया, क्योंकि पिछले कुंभ के अगर 5 साल का कुंभ आप रिकॉर्ड देखो तो आप ये नोटिस करते रहे होंगे कि कहीं भगदड़ मच गई, कहीं टॉयलेट सैनिटरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, कहीं पर मालूम चला कि यात्री बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कहीं आपको ये मालूम चला कि बुजुर्गों के लिए कोई रुकने का स्थान नहीं है, आपको ये मालूम चला कि जो बाहर से हैं उनके स्टे करने के लिए होटल नहीं मिल रहे हैं। तो इस बार अगर आप इलाहाबाद में जाएंगे, जो इलाहाबाद जो कुंभ का मेन मेला स्थल है उससे 5 से 6 किलोमीटर तक दूर दूर में बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं और उसमें लिखा है निःशुल्क आप इसमें आराम कर सकते हैं। वो इसलिए लगाए गए क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद है कि मान के चलो 10 करोड़ से 15 करोड़ से लोग इतने तो आएंगे ही आएंगे। अगर इतने लोग इकट्ठा हो गए एक जगह और एक छोटी सी केवल वो हो जाए कि यहाँ पर बम रखा हुआ है, एक छोटा सा अगर भगदड़ मच जाए, आप अफवाह फैल जाए, तो आप समझिए कि कितने लोग मारे जाएंगे। टैंक भी बाहर कर दिया गया है। ऐसा ना हो, ईश्वर से ऐसा ना हो। अभी जस्ट परसों नरसों की बात है, वो बड़े बड़े जो लकड़ी के वो नहीं छोटे छोटे घर नहीं बनाए जाते हैं, वो कूसे के घर बनाए जाते हैं, तो उसमें तमाम तरीके की वो उसका चार्ज एक दिन का 10,000 रुपए। अगर आपको उस लकड़ी के कूसे के घर में रुकना है 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। उसमें हीटर की व्यवस्था, एक हीटर से थोड़ी चिंगारी निकल गई। प्रशासन ने कहा कि जितनी जगह हीटर लगे यहाँ पर कुंभ मेला में किसी तरीके का कोई हीटर नहीं लगेगा, सारे के सारे हीटर निकलवा दिए। अब आप सोचिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत लोगों की जान पे भारी पड़ रही है। और जब कब मेला पता नहीं आप लोग गए हैं नहीं, मैं तो गया हूँ, पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर समझ लो कि ये रहता है कि बस कैसे भी कैसे करके जल्दी जल्दी नहा भागो इतना, और लंबे कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर से ही आपकी गाड़ी रोक, आप गाड़ी ले ही नहीं जा सकते वहां, आपको पैदल ही 6-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोग एक ही दिन में अगर स्नान करेंगे तो आप समझिए उसकी सिचुएशन क्या होगी। सरकार इसको प्रोजेक्ट कर रही बहुत दूसरे तरीकों से, क्योंकि उनको उम्मीद है अगर इस कुंभ में अगर कम से कम 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ पर्यटक भी आ गए, विदेशी, भारतीय तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से 3 करोड़ आ गया, सोचो विमान इंडस्ट्री जो है आपकी, एयरपोर्ट, वो तो मालामाल हो रहे हैं। और सरकार की टेंशन ये है कि कितना हम रेवेन्यू इससे कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए प्रचार किया जाता है। आपने अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हो तो आपने एक शहर देश का नाम सुना होगा, कतर, दुबई। दुबई कोई क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन दुबई में क्रिकेट स्टेडियम है। यूएई, दुबई, कतर फुटबॉल कराने वाला, आयोजन कराने, छोटा सा देश है, 75-80 लाख की पॉपुलेशन वाला देश, लेकिन अमीर बहुत है। उसने क्यों अपने यहाँ फुटबॉल का क्यों करवाया, वो फीफा क्यों करवाया? क्योंकि उसको पता था कि अपनी इमेज चमकाने के सच्चा मौका नहीं है। विदेशी पर्यटक आएंगे, जितना पैसा खर्चा करेंगे उसका दुगना हमको यहाँ से निकालो। बट जितने बड़े बड़े कंपनीज उनके शोरूम कहाँ पे आप स्टैब्लिश, सब जाओ दुबई में मिल जाएंगे आप, क्योंकि उनको पता है तेल से बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकते। एक वक्त ऐसा है जब तेल खत्म हो जाएगा, तब हमारी इकोनॉमी कैसे सस्टेन करेगी लॉन्ग रन में। तो अगर उसको बढ़ाना है आपको, तो अपने यहाँ पे ये सिस्टम बना दो। अपने यहाँ वो बकायदा प्राकृतिक नदी झील बना रहे हैं, आप उसमें नौका विहार कर सकते हैं, उसके लिए बकायदा बढ़िया चार्ज करते हैं। ये तरीका है कैसे देश पर्यटन के थ्रू पैसे कमाता है। अब अगला देखिए, अगली स्कीम के एक स्कीम पढ़ लीजिए, स्टार्टअप इंडिया अभियान। स्टार्टअप इंडिया अभियान आप में से कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं? कोई लोग शार्क टैंक देखते होंगे। शार्क टैंक में 4 अमीर आदमी बैठे रहते हैं, 4-5, और आप अपना आइडिया, आप लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बना रहे हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं कि आप भी इस हमारे प्रोडक्ट में लगाइए, हमारे वेंचर में लगाइए, हम आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। और आप सोचिए कि एनडीए गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है स्टार्टअप कल्चर, कि आप नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बने। बड़ी बड़ी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हुई और ये इंटेंशन किया गया कि एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को रोजगार दे। हमारा इंटेंशन क्या है, जो हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी है उसमें हमारे दिमाग में क्या है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना है, वो कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति, अब आप सोचो भी मैं 15 दिन पहले न्यूज पढ़े, एक व्यक्ति की बारात लेके गया और वो कैंसिल हो गई क्योंकि लड़का प्राइवेट, और सोचो उसकी लड़के की सैलरी थी 1.25 लाख पर मंथ, प्राइवेट नौकरी करता था। लड़के ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये सरकारी नौकरी नहीं करता, और उसके 1.25 लाख रुपए की नौकरी थी।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अरे वो अलग केस है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अगर उसके पास 30,000 रुपए की नौकरी होती सरकारी तो आराम से शादी हो जाती। इसका उल्टा भी हुआ है कई केसेस में। अरे तो क्या सरकारी में आदमी नहीं मर जाता है? इंजीनियर्स हैं ज्यादातर सब प्राइवेट ही कंपनियों में होते हैं, उनकी टक्कर सरकारी वाले 10-20 मिल जाए तब भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी शादी जो है सबसे पहले सरकारी की होगी। मेरा बताने की इंटेंशन ये, सरकार को ये पता है कि सरकारी नौकरी का क्रेज युवाओं में सबसे ज्यादा है। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? जाहिर सी बात है यूपीएससी पीछे से आईएएस बनना चाहते हैं। तो मैं आपको कहूँ हम तो करप्शन खत्म करने के लिए नहीं, बहुत बड़े इरादा है, बहुत नेक विचार हैं आपके। ईश्वर करे आप ऐसे ही नेक विचार रखें जीवन में, उसको वो करें भी, इसको इनकलकेट भी करें। तो सरकार को ये पता है कि अगर जब तक हम इनके दिमाग में इनकी साइकोलॉजी चेंज नहीं करेंगे कि भैया आप स्टार्टअप तमाम तरीके के खोलिए, उद्यमी बनिए, बड़े बड़े प्रबंधन के संस्थान बनाए, कि आप जाइए, सीखिए, काम करिए और देश में नया नया टेक्नोलॉजी लाइए, लोगों को नए नए रोजगार दीजिए, उससे आप रोजगार ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सरकारी सिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी है, एक स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसमें लिमिटेड है, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं काम करते। स्टेशन की अपनी कैपेसिटी है कि हाँ मैक्सिमम 44 स्टाफ हो सकते हैं, 10, 15, 20 और जोड़ लो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता है, कैपेसिटी है इनकी। लेकिन अगर इस कैपेसिटी को आपको जनरेट करना है तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलने पड़ेंगे और ऐसे तरीके से काम करना पड़ेगा जो नई नई चीजों को, लोगों को रोजगार देने में सहायक होंगे। तो सबसे ज्यादा जो महत्वाकांक्षी सरकार मोदी जी की योजना रही है वो स्टार्टअप रही, और वो स्टार्टअप कल्चर भारत में बहुत कम हुआ। आज के समय में स्टार्टअप लोग क्या करते हैं, नौकरी छोड़ छोड़ नई नई चीजों को इन्वेंचर ग्रोथ में कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन तो बहुत तेजी से बढ़ गया है कि हम नए नए उद्यम लगा रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप उद्यम लगाएंगे उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। आप लोगों के गांव में पता नहीं स्वयं सहायता समूह था या नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे इकट्ठा भेजती थी, सबको 50-50 रुपए इकट्ठा करने के लिए। एक स्वयं सहायता समूह था जिसमें महिलाएं अचार बनाती थी, छोटी छोटी इतनी चीजें बनाती थी और उसको बिक जाता था, और उसके बदले में 3% के रेट पर उनको लोन, किसी भी अगर सदस्य को चाहिए, समूह की महिलाएं हैं, अगर उनको लोन चाहिए तो 3% रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। 1 लाख तक का लोन मिल जाता था उसमें, 3% कुछ नहीं होता है। और जो 3% लोन ब्याज मिलेगी वो सारे सदस्यों के बीच में बढ़ जाएगा। एक समय स्वयं सहायता समूह बहुत फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि जो लोकल लोगों की जरूरतें होती थी, भैया आज बैंक में जाओ तो 12% इनाम मांग देता है, 14% मांगते हैं, एजुकेशन लोन 17 से 17.5% है, तो इतना लोग कैसे चुका पाएगा? तो 3% उसके मुकाबले तो बहुत कम है। तो अब तो सर 1% है, अब तो 1% है किस चीज का। स्वयं सहायता समूह। अभी उस समय 3% था। मैं बता रहा हूँ जब मैं आपसे 15 से 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि सब मैं सुबह सुबह सबके यहाँ 1 महीना हो जाता था पैसे कलेक्ट करने जाता था। तो इसलिए क्यों? क्योंकि इससे बहुत तेजी से, लेकिन वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स बदल गया। खैर अब लिखिए, इसमें लिखिए स्टार्टअप इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। महत्वाकांक्षी योजना है, अभियान है जो कारोबार शुरू करने वाले नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है, नए उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। पूरी दुनिया में स्टार्टअप शुरू करने वाले, पूरी दुनिया में स्टार्टअप शुरू करने वाले कारोबारियों की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है।
शुरू करने वाले कारोबारियों की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। प्रोग्राम सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत, सरकार ने स्टार्टअप अभियान की इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को शुरू की। 16 जनवरी 2016 को की। 16 जनवरी 2016 2016 को शुरू की। इस योजना में कारोबारियों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं दी गई हैं। इस योजना में कारोबारियों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं दी गई हैं। जिसमें कि ऋण कॉमा टैक्स में माफी, इसमें कि ऋण कॉमा टैक्स में माफी आदि का प्रावधान किया गया है, आदि का प्रावधान किया गया है। तथा इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है। 10,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है। ऋण के लिए अगला पॉइंट, ऋण के लिए अथॉरिटी की ओर से राष्ट्रीय लोन ट्रस्ट, ऋण के लिए अथॉरिटी की ओर से एक राष्ट्रीय लोन गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय लोन गारंटी ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें अगले 4 साल तक सालाना 500 करोड़ रुपए का बजट प्रदान करेगी। सालाना 500 करोड़ रुपए का बजट प्रदान करेगी। यह बजट घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। यह बजट घटाया और बढ़ाया जा सकेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये फला व्यक्ति अपना रोजगार करे और मैं सरकार में हूं, तो बताओ मुझे पहला काम क्या करना चाहिए? मैं कैसे इनको इंसेंटिवाइज करूं कि भैया ये खुश होकर नया नया कारोबार करे, पैसा लगाए? कैसे करेंगे? मैं सबसे पहला काम इकोनॉमिक कॉरिडोर, इक्विटी सब तो बना लिए। सबसे पहले सरकार काम करेगी क्या कि तुम व्यापार करो, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ जो भी रुपए लगाओ, 5 साल तक तुमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम कितने भी प्रॉफिट कमाओ। तो मेरे लिए तो बहुत विन विन सिचुएशन है ना, क्योंकि मेरी इनकम 30 लाख रुपए से ऊपर हुई, 15 लाख रुपए से ऊपर हुई, तुम्हें 30% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो आप नौकरी पेशा है चाहे किसमें। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा।
अब तो शायद चेंज हो गया है, 25% के आसपास है। और ये जो 25% है ये देने में कोई नहीं देना चाहता है इसको। जितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो देना ही नहीं चाहते टैक्स। मुझसे खुद, मैं खुद दुखी हूं, मैं क्यों दूं सरकार को पैसे? ये अलग मसला है कि आपको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश में तमाम तरीके का और सिस्टम विकसित हो, तो अगर आप चाहते हैं देश में और खर्चा हो, तो अगर टैक्स का क्या मतलब, टैक्स को दूसरे तरीके से समझें कि जो ये 25% है, इस 25% में आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपए हैं। जी 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 जी, क्या बोल रहा था मैं? 100 रुपए है। हाँ 100 रुपए है मेरे पास। बैठ, तुम पहले बैठ जाओ। हाँ 100 रुपए हैं आपके पास और 100 रुपए आप खर्च कर देते हो, लेकिन मैं कहूं कि नहीं 25 रुपए आपको सरकार को टैक्स देने पड़ेंगे, तो अब आपके पास 75 ही बचे ना। तो जो 25 रुपए का आपने त्याग किया, टैक्स समझते हो, इस पर आपको कुछ नहीं मिलना है, कुल मिलाकर आपको सिर्फ 25 रुपए को सरकार देने। ये तो मैं 100 रुपए एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब आप ये अमाउंट लाख में होता है, करोड़ में होता है, तो कोई नहीं देना चाहता। मैं कहूं कि मुझे 1 करोड़ की इनकम में मुझे सरकार को 25 लाख देने हैं, तो मेरी जान निकल जाएगी। या 30 लाख रुपए मुझे सरकार को देने पड़ेंगे जो मैं एडिशनल कमाऊंगा। तो सरकार को ये लगता है कि अगर हमको इनको ये मोटिवेट करना है, तो हमको पहले से सिस्टम हटाना पड़ेगा, और हमेशा तो हटा नहीं सकते हैं। तो कहेंगे ठीक है, हम 5 साल तक आप जितना भी पैसा प्रॉफिट कमाएंगे उसमें 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे, आप चलाइए। नए कोई ऐसा उद्योग लगा रहे हैं जो बहुत जरूरी है, जैसे लोगों की जान, जैसे हॉस्पिटल है, ये है क्या वो वेंटिलेटर है, कुछ ऐसे उद्योग जब कोरोना के समय आप लगाइए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इंटेंशन ये था ताकि एक सिस्टम डेवलप किया जा सके। तो सरकार इनको इंसेंटिवाइज करती है, भैया आप लगाइए, हम आपको जो सुविधाएं होंगी वो हम देंगे आपको। आगे स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत नए कारोबार को वित्त पोषण के लिए, हाँ फिर से लिखो, स्टार्टअप इंडिया के तहत नए कारोबार को वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार 2500 करोड़, केंद्र सरकार 2500 करोड़ रुपए का कोष बनाएगी, 2500 करोड़ रुपए का कोष बनाएगी। कोष मतलब एक वो हाँ फंड बनाएगी, कोष बनाएगी, जिसमें अगले 4 साल के दौरान कुल 10,000 रुपए का कोष जमा हो, जिसमें अगले 4 साल के दौरान कुल 10,000 करोड़ रुपए का कोष जमा। अच्छा लिखा दिया क्या मैंने, तो रिपीट कर दिया। ये पर साल बनाएंगे, लेकिन अगले 4 सालों में 10,000 करोड़ इसको कर देगी। बेसिकली समय समय पे कुछ चेंजेस करती रहती है सरकार प्रमोशन की। तो आप सीधे 10,000 करोड़ लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट लिखो, स्टार्टअप के तहत नए उद्योगों, स्टार्टअप के तहत नए उद्योगों को, स्टार्टअप के तहत नए उद्योगों को सरकारी खरीद, स्टार्टअप के तहत नए उद्योगों को सरकारी खरीद ठेके लेने के मामले में, सरकारी खरीद ठेके लेने के मामले में
मानदंडों में छूट दी जाएगी, मानदंडों में छूट दी जाएगी, जिसमें कि कर छूट भी शामिल है, जिसमें कि कर की छूट भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहेगा कि स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहेगा कि प्रमाण अथवा लाइसेंस प्रणाली से छुटकारा, प्रमाण अथवा लाइसेंस प्रणाली से छुटकारा, उसी में लिखिए स्टार्टअप में स्वप्रमाणन आधारित, स्टार्टअप में स्वप्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर, अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियमों का बोझ कम होगा, नियमों का बोझ कम होगा, जिससे कि नियमों का बोझ कम होगा, जिससे कि व्यापार करने में सुगमता आए, जिससे कि व्यापार करने में सुगमता आए। इंटेंशन क्या है कि जो लिटिल लाइसेंस प्रोसीजर्स है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको टैक्स में छूट भी देंगे, लेकिन जब आप किसी का व्यापार करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कच्चा माल चाहिए होगा। अगर कच्चा माल का रेट हाई है तो आप जितना भी सामान बनाए वो महंगा होगा। तो अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो जो आपको सामान मिल रहा है कच्चा माल वो कम दामों में मिलना चाहिए। सरकार उसमें भी तमाम तरीके की रियायतें देती है, इसलिए देती है कि आप सस्ता खरीदेंगे तभी तो सस्ता बनाएंगे। और खास तौर पर मेडिकल के फील्ड में कोशिश ये कर रही है, क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल्स में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। मैक्सिमम जो जेनरिक मेडिसिन वो भारत देता है, विश्व को देता है। लेकिन एक समस्या हमारे पास इसमें ये है कि जिसका रॉ मटेरियल वो आता है चीन से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कुछ ये फार्मास्यूटिकल पार्क भी बनाएं और ये दवाएं अपने यहाँ जो रॉ मटेरियल खुद डेवलप करें, क्योंकि कल को ऐसा हुआ कोई छोटी सी बात हुई, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आप दूसरों के सहायता लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हैं। आपको अपना सिस्टम खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप रॉ मटेरियल को खुद अपने यहाँ बनाएं और उसको प्रोसेस करने का जो इंडस्ट्री है, जो तरीका है, वो खुद अपने यहाँ स्थापित करें। इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि स्टार्टअप कल्चर के थ्रू, क्योंकि सरकार हर जगह नई नई इंडस्ट्री नहीं बना सकती है। भारत सरकार जब 1947 में आजादी, तो आप देखेंगे जितनी आप मैक्सिमम एजेंसी संस्थाएं थी वो सरकारी थी। सरकार अब नई संस्थानें बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रही है। सरकार भी अब थोड़ा कंपनी की तरह काम करना शुरू कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग बनने की तरफ काम करना शुरू कर रही है। नहीं, कंपनी इन द सेंस की अब जो हम 10 रुपया लगा रहे हैं तो हम 12 रुपये कमा लें। ये नहीं कि जैसे हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि 10 रुपए लगा रहे हैं तो 5 ही मिल रहा है तो कोई बात नहीं, चल रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार लंबे समय तक लॉस को सह नहीं पाएगी। क्यों? जो आपका लॉस होगा, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन आपका माइनस में होता है तो सरकारी घाटों खर्चों को पूरा कैसे करती है? अगर आप थोड़ा सा इस बार बजट बड़े ध्यान से देखिएगा, या पिछले 5 साल का बजट ध्यान से देखिएगा, सरकार की रेवेन्यू खर्चे करती है 28 लाख करोड़ का बजट पेश करती है और उसकी इनकम हो गई होगी 24, 25, 26 कुछ भी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होगी, हमें कमी होगी।
हर साल भारत साल का बजट डेफिसिट में होता है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना फिस्कल डेफिसिट इतना है, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, मौद्रिक घाटा इतना है, तो फिस्कल डेफिसिट यही बताता है कि आपने इतना खर्चा किया है और कितना आपको आया है, उन दोनों के बीच में क्या है, वो फिस्कल डेफिसिट बताता है। तो फिस्कल डेफिसिट की भरपाई कहाँ से होगी? वही तो लोन से होगी। लोन कहाँ से लेंगे? विदेश से लेंगे, या देश से? विदेश में कहाँ से लेंगे? वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF। सबसे पहले आईएमएफ के पास जाएंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर असंतुलन है तो आईएमएफ लोन देगा। शॉर्ट लोन देना है आपको तो आईडीए देगा आपको। स्ट्रक्चरल चेंजेस है, आधारभूत और संरचना बनानी, तब आईडीआरडी वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगा। पहला तरीका उसमें जाएंगे। या फिर आप आरबीआई से मांगोगे कि भैया जितना सरप्लस है आपके पास हमको दो, या किसी कॉमर्शियल बैंक से लोगे, या सरकार नए नए तरीके के वो बिल्स निकालेगी, ट्रेजरी बिल्स निकालेगी कि आप खरीदिए हमको लोन दीजिए, बॉन्ड निकालेगी, बिल्स निकालेगी, ट्रेजरी बिल्स निकालेगी, उसकी भरपाई वो कहीं नहीं करेगी। एक तरीका और है नोट छापने वाला, कि जितना चाहे नोट छापे, लेकिन ऐसा नहीं करते। पहले की सरकारें यही करती थी। क्या आपको पैसे की कमी है? क्योंकि मैं जब नया स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का था, मेरे मन में था कि पैसे कमी क्यों है, सरकार छाप ले एकदम बढ़िया से, पैसे पैसा होगा, लेकिन उसके बहुत निगेटिव इंप्लीकेशन, पूरे अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, आपने नाम सुना होगा, जर्मनी भी एक समय ऐसा हो चुका है। जिम्बाब्वे में जाइए, इतना ज्यादा नोट लेके जाओगे, एक पैकेट ब्रेड का खरीद के लेके आओगे। जैसे सड़क पे हमारे यहाँ मूली की ठेला नहीं लगता जी, सब्जियां लगती है, वैसे वहां नोट रखी रहती है। 10 लाख रुपए तक का नोट जिम्बाब्वे की सरकार की रिजर्व सेंट्रल बैंक ने प्रिंट किया था। उस इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? अभी भी वो इकोनॉमी ऐसे ही संकट में झेल रही है। 10 लाख गुना महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ चल रहा है 3.4, 4.3 ऐसे चल रहा है, उनके यहाँ 10 लाख गुना चल रहा है महंगाई। तो आप सोचिए कि देश की सिचुएशन कैसे बुरी हो सकती है। क्यों? अगर नोट प्रिंट करना अच्छी बात है, तब जब आपके देश की सुविधाएं यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज है, प्रोडक्शन भी उसी रेशो में बढ़ रहा है, तब सही माना जाता है। पहले जब नोट का प्रोडक्शन होता, नोट का प्रिंटिंग होती थी, तो उसके पहले उतना जितना प्रिंट होता तो उसके अमाउंट में सोना के रखा जाता था। लेकिन वो बाद में 1957 के बाद सिस्टम बंद कर दिया गया कि भैया ऐसा है, अगर नोट प्रिंट करने के लिए सोना रखने लगेंगे तो सब सोना तो उसी में रख देंगे और सोना पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। तो हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया कि भाई आप एक निश्चित कुछ अमाउंट में और वैसे करके हम प्रिंट कर सकते हैं। आगे लिखिए, स्टार्टअप में छूट का सबसे बड़ा पहलू यह होगा कि स्टार्टअप में छूट का सबसे बड़ा पहलू यह होगा कि स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाए गए मुनाफे पर व्यवसाय शुरू होने से पहले पहले 3 साल तक इनकम टैक्स पर छूट रहेगी। कमाए गए मुनाफे पर 3 साल तक कमाए गए मुनाफे पर इनकम टैक्स की छूट रहेगी। सबसे पहले उनको इंस्टेंट लालच दो कि भैया जो लगेगा वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो आप जितना मांगे उतना कमाओ। नेक्स्ट लिखो, स्टार्टअप आरंभ करते हुए सरकार ने यह भी कहा था कि उद्योग बंद होने की स्थिति में दिवालिया कानून में स्टार्टअप उद्योगों को
कारोबार बंद करने के लिए, स्टार्टअप उद्योगों को कारोबार बंद करने के लिए स्टार्टअप उद्योगों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जाएगा। बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जाएगा, जिसके तहत 90 दिन की अवधि जिसके तहत 90 दिन की अवधि जिसके तहत 90 दिन की अवधि में स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे। स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे। स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे। उसी में लिखो, ऐसे में रिस्क कम होगा। ऐसे में रिस्क कम होगा और स्टार्टअप करने वाला कोई भी कारोबारी ऐसे में स्टार्टअप करने वाला कोई भी कारोबारी एक समान व्यवस्था में कार्य कर सकेगा। एक समान व्यवस्था में कार्य कर सकेगा। एक है हमारे पास सरफाइसी एक्ट 2002। सरफाइसी एक्ट 2002 ये बेसिकली ये बताता है कि अगर आप दिवालिया हो गए हैं, आप बैंकरप्ट हो गए हैं, तो सरकार इन ऋणों की पूर्ति के लिए आपके पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है। मेरे पास पर्सनल प्रॉपर्टी, मैंने सरकार से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, अब वो पैसे मैं नहीं दे पा रहा, तो सरकार मेरी पर्सनल और जो जमीन है, संपत्तियां हैं, उसको अपने पास जब्त करके लगा सकती है। तो ऐसे में मेरी जो और संपत्तियां होगी, जो मेरे नाम पे होंगी, लोग क्या करेंगे, फिर सरकार उसको और नीलामी करा के अपने पैसे वसूल लेगी। लेकिन सरकार को ये लगा कि अगर ऐसा है, क्योंकि सरफाइसी एक्ट का जो प्रोविजन है थोड़ा टफ है, लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई स्टार्टअप जरूरी नहीं कि हमेशा सक्सेसफुल हो जाए। आपने कोई बिजनेस धंधा स्टार्ट किया, जरूरी नहीं सक्सेसफुल हो, तो ऐसे में वो आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। भाई मैं एक रिस्क लेके एक धंधा शुरू कर रहा हूं, हो सकता है बिजनेस वो ना चला हो या किसी तरीके, क्योंकि आपको जो देखते हैं उसमें 90% जो स्टार्टअप है वो बंद हो जाते हैं। ये डेटा में कम बता रहा हूं, 100 में से 10 ही धंधे चल पाते हैं। मेरे कई जूनियर जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया फूड डिलीवरी बिजनेस का, जो आज चल रहा है स्विगी जोमेटो वाला, और उन्होंने अपना ऐप का नाम रखा था ब्यूनोस, और ऑनलाइन ऑर्डर करिए और बेसिकली वो आपको देंगे, वो अपना बेसिकली कमीशन के तौर पर चार्ज करते थे थोड़ा, और डिलीवरी करते थे, और बेचारे घर से पैसे मांग के लाए करीब 1.5 लाख रुपए। ग्रेजुएशन की बात बता रहा हूँ, मेरा जस्ट स्टेप जूनियर था, और उसका बिजनेस बंद हो गया, और वो इतना बेचारा टेंशन में है। 1.5 लाख रुपए उस समय बड़ी अमाउंट होती है बच्चे के लिए, जो बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसके लिए बड़ी अमाउंट होती है। और फिर वो खूब इधर उधर नशे का लती हो गया, फिर बाद में मुझको हालत नहीं पता, बहुत ज्यादा नशे की लती। तो 90% से ऊपर बिजनेस बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो सरकार उनको, बैंक उनको जब्ती करने पहुंच जाएंगे, तो उनका परिवार का क्या होगा। तो उन्होंने कहा नियमों में थोड़ी छूट रखी कि हम आपको 90 दिन का मौका, 90 दिन का वक्त देंगे, उसी हिसाब से व्यवस्था के अनुसार हम काम करेंगे, ताकि इससे स्टार्टअप करने वालों को इंकरेज मिले। ऐसा ना हो तो मालूम चला तो स्टार्टअप करना कौन चाहे। स्टार्टअप का मतलब रिस्क है, और जितना ज्यादा रिस्क होगा भाई, उतना ज्यादा बिजनेस के बंद होने की भी संभावना है, चलने की भी संभावना है। तो मेन जो समस्या है स्टार्टअप कल्चर में है, उसका चलने के, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला, आप ये यूनिकॉर्न कंपनी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न, आपको चित्र कौन सा दिखाई देता है जो सक्सेसफुल होता है? हजारों लाखों स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। कोरोना ने तो कम से कम लाखों स्टार्टअप को डायरेक्टली बंद कर दिया, क्योंकि जब कोरोना लगा तो किसी पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने एम्प्लॉयज को भी पैसे दे पाए। जब एम्प्लॉयज को पैसे नहीं देंगे, सीधे उसको बंद करना पड़ेगा।
तो समस्या ये थी कि कैसे हम इसको, जो अगर कोई व्यक्ति इनसे निकलना चाहता है तो उसको एक मौका देंगे ताकि वो समय से निकल जाए, आराम से निकल पाए। अगर स्टार्टअप के अंतर्गत देशों में नई तकनीकी आधारित स्टार्टअप के अंतर्गत देशों में नई तकनीकी आधारित इन नए उद्योगों के लिए, नई तकनीकी आधारित इन उद्योगों के लिए, नई तकनीकी आधारित इन उद्योगों के लिए एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी लाई जाएगी, एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी लाई जाएगी। पूर्ण विराम, उसी में लिखिए पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को, पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को, इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80% तक छूट दी जाएगी, 80% तक छूट दी जाएगी। जिससे तकनीकी को प्रोत्साहन मिलेगा, और स्टार्टअप करने वालों को फायदा भी होगा, साथ ही सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को नव श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन, स्टार्टअप कंपनियों को नव श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए स्वप्रमाणन योजना की भी घोषणा की। अनुपालन के लिए स्वप्रमाणन योजना की घोषणा की। इसका मतलब ये था कि आप कोई स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं, उसमें तमाम तरीके का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, खास तौर पर अगर फॉरेस्ट जंगल से रिलेटेड है और या पर्यावरण से रिलेटेड है वो, तो आपको तमाम तरीके के टेक्निकलिटी लेनी पड़ेगी और सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे। अगर आपको एक वो खोलना हो, ये फूड बिजनेस खोलना हो, तो आपको पता है इसमें कितने तरीके के लाइसेंस लिए जाते हैं? साउंड से, पुलिस से, लोकल से कम से कम 8 से 9 तरीके के लाइसेंस लिए जाते हैं। आपने बड़ा सा उसमें साउंड लगा दिया, उसके लिए अलग से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। FSSAI से ये जो बजा रही है, बजा नहीं सकते हैं ना, बंद करवाओगे तो हम लोग बंद तो करवा देंगे, तो तुम्हारी लोग जाओगे बोलोगे तो हमारा खास है भाई, चलने दो, ऐसा नहीं होता है। इसमें कई पार्टी कहेंगे हम नरेश अग्रवाल करीबी हैं, तो कहाँ के हो? मैं बोलूँगा इलाहाबाद, फिर वापस लौट जाओगे, तब तुम लोग कहोगे हरदोई वाले हैं भाई, क्या करो? मेन समस्या तो यही है। हाँ, कॉलेज क्या करे? कॉलेज देखो यहाँ बगल वाले भगा दिया है, कोशिश कर करके कॉलेज ने बगल भगा दिया ना। तो ये था स्टार्टअप इंडिया। इसके अलावा भी सरकार तमाम तरह की इनिशिएटिव ले रही है, जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात हो रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कि कैसे अपनी ऊर्जा की जरूरत